दोस्तों एक कहावत है ना, और वो कहावत ये है कि पड़ोसी को देख के पड़ोसी रंग बदलता है। वो कहावत बिल्कुल सच साबित हुई। अब रेलवे भी अदर एग्जाम्स के जैसे कुछ कुछ काम करने लगा है। पहले तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इन्होंने इस साल 2024 के शुरुआत में ही एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया। यह हमें बता दिया कि इस साल ये कब कब एग्जाम करवाने वाले हैं, कब कब ये किस किस मंथ में कौन कौन सा नोटिफिकेशन लाने वाले हैं। फिर एक बढ़िया काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने टेक्नीशियन का फुल्ली नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपके सामने इस समय स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन ओपन है, ये रेलवे के टेक्नीशियन पोस्ट का नोटिफिकेशन है। दुनिया ने वीडियो बनाए, सबने वीडियो बनाए। वीडियो बनाया तो बस क्या बताया, कब से कब तक डेट है, कितना फॉर्म भरने में पैसा लगेगा, एज कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है। आप भी कहोगे सर इतनी ही चीजें तो हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो हमें जाननी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी फॉर्म को फिल करते हो तो स्टार्टिंग में तो आप केवल फॉर्म को फिल कर देते हो। आपको केवल इस बात से मतलब रहता है कि भाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, कब तक मुझे फॉर्म फिल करना है। फिर आप एग्जाम का इंतजार करते हो, तैयारी शुरू कर देते हो। बट इसके बीच में भी वो हजार सवाल हैं जो आप इधर उधर खोजा करते हो। कहीं इस YouTube चैनल पे, कहीं उस YouTube चैनल पे, कहीं फलाने भैया की वीडियो, कहीं ढिमा के भैया की वीडियो। जबकि कोई भी इस इंडिया का एक सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके नोटिफिकेशन में उसके बारे में सारी चीजें क्लियरली ना बताई गई है। ये जो आपके सामने आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन दिया है 52 पेज का, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि रेलवे ने ये 52 पेज का नोटिफिकेशन बेवजह बनाया है? अगर केवल इतनी बातें ही जरूरी होती कि कब से कब तक फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फीस कितना है, एज कितना है, एलिजिबिलिटी कितना है, तो 1 से 2 पेज में, 1 से 2 पेज में ये सारी बातें आ जाती। तो क्या आपने रेलवे को बेवकूफ समझ रखा है कि ये इतना 52 पेज का आपको नोटिफिकेशन निकाल के दे रही है? एक्चुअली उसने एक एक बात बिल्कुल क्लियर कट वे में इस पूरे नोटिफिकेशन में बता रखी है। एग्जाम से लेकर, मेडिकल से लेकर, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस पर्टिकुलर जोन में कितना है, सब कुछ यहां पे क्लियरली बता रखा है। लेकिन दिक्कत किस बात की है कि इस नोटिफिकेशन को रीड करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरत को समझते ही नहीं हो। और फिर बाद में 1000 क्वेश्चन लेके मार्केट में घूमते हो, कहीं इन भैया से पूछ रहे हो तो कहीं उन भैया से पूछ रहे हो। सबसे आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा करते हो, ये क्या है, वो क्या है, ये सारी चीजें। आज का ये जो वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, इस आधे घंटे की वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन के वो सारे पॉइंट्स बता देने वाला हूं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तुम्हारे अंदर पेशेंस हो, तुम्हारे अंदर उन सारे मुद्दे जो भविष्य में तुम्हारे लिए कह सकते हो संकट ना बने, उनका समाधान अगर चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करके पूरी देख लेना, और नहीं तो बंद कर देना यहीं से। तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। मैं जो मेरा काम है वो कर रहा हूं, आप अपना काम करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो आपको भी पता है परिणाम क्या होने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन है दोस्तों रेलवे का, आप देख सकते हो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, जिसको आप कहते हो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये केंद्रीकृत रोजगार सूचना सेंट्रल की जो नोटिफिकेशन आपका है, ये है 2024 का दूसरा नोटिफिकेशन 2/2024 लिखा हुआ है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। अब इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या बताया आप देख सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है टेक्नीशियन की भर्ती, जिसको आप इंग्लिश में टेक्नीशियन बोलते हैं। टेक्नीशियन की ये भर्ती है दोस्तों। ये सारी अलग अलग टेक्नीशियन की इमेजेस भी इन्होंने बना रखी है, बड़ा रंग बिरंगा, काफी बेहतर इन्होंने इस बार जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश किया। तो आइए इस नोटिफिकेशन को क्या करते हैं, डीप में पढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन का मेन पेज, जहां पे इन्होंने ये बता रखा है कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो दोस्तों 9/3/2024 है। 9 मार्च 2024 से आप फॉर्म फिल कर पाओगे, और 8/4 यानी कि 8 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म आपका कॉन्टिन्यूअसली फिल होगा। रेलवे की वेबसाइट है, नौटंकी जरूर करेगी, नखरे जरूर करेगी, तो लास्ट स्टेज तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेज के पहले ही क्या करिएगा, इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर 9 तारीख को फॉर्म फिल करने की विंडो ओपन हो रही है तो 10, 11, 12 या 15 तक आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाए, इस कोशिश में रहिएगा। लास्ट डेट तक का इंतजार मत करिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलिए,
आपको यहां पे जब भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो फॉर्म फिल करने में आप जिस भी आरआरबी को सिलेक्ट करोगे, अलग अलग बोर्ड है, जिस भी आरआरबी को आप सिलेक्ट करोगे उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर पाओगे, उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। और दोस्तों यहां पे 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अगर आपने कोई गलती कर दी है अपने फॉर्म को फिल करने में, तो उसके लिए ये विंडो ओपन की जा रही है, ये आपकी करेक्शन डेट है। इस डेट में आप अपने आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हो, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, और फ्री में करेक्शन नहीं कर सकते हो। करेक्शन की भी इन्होंने क्या रखी है, फीस रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो बात थी इंपॉर्टेंट डेट्स पे। इसके बाद जब आप आगे चलोगे तो यहां पे इन्होंने आपको बता रखा है कि कितने टाइप की वैकेंसी आई है। एक्चुअली दोस्तों टेक्नीशियन की 2 टाइप की वैकेंसी आई है, एक आई है ग्रेड 1 सिग्नल और एक आई है आपकी ग्रेड 3 की। जो आपकी वैकेंसी है इसमें जो ग्रेड 1 सिग्नल वाली वैकेंसी है ये लेवल 5 की पोस्ट है, और ये जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सर ये लेवल क्या होते हैं, तो रेलवे ने अपने यहां अलग अलग पोस्ट वाइज क्या कर रखा है, लेवल, जैसे कह सकते हो हायर पोस्ट जो है उनको अलग अलग लेवल में सेट कर रखा है। लेवल 1 के अंदर कुछ पोस्ट आएंगी, लेवल 2 के अंदर कुछ पोस्ट आएंगी। तो ये जो 2 पोस्ट है ये रेलवे की किस लेवल की कैटेगरी के अंदर आती है, लेवल 5 और लेवल 2। आप इसको ऐसे मत समझो कि लेवल 2 है तो नहीं ये ज्यादा बेहतर होगा, ये लेवल 5 लिखा हुआ है तो ये कम बेहतर होगा। यहां देखो मामला उल्टा है, इनिशियल सैलरी किसकी ज्यादा है, लेवल 5 वाले की ज्यादा है। तो इसको इससे रिलेट मत करिएगा कि लेवल 1 वाला सबसे बढ़िया होगा, लेवल 2 वाला सबसे बढ़िया नहीं होगा, सेकंड नंबर पे होगा, लेवल 3 वाला तीसरे पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो आपका लेवल है ये रेलवे ने अपने हिसाब से बना रखा है, अलग अलग लेवल में उन्होंने अलग अलग पोस्ट को डाल रखा है। इनिशियल सैलरी की अगर बात करें तो दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो इनिशियल सैलरी है वो 29,200 है, इसमें कोई भी भत्ता नहीं जुड़ा हुआ है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो सैलरी है वो आपकी 19,900 है। अब इसमें आपके अभी कोई भी अलाउंस नहीं जुड़े हुए हैं। मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल का एक स्टैंडर्ड है रेलवे ने जो बना रखा है, जिसके बारे में अभी मैं डीप में बात करूंगा कि रेलवे के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आखिर क्या है। तो आप अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जाना चाहते हो तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 होना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये B1 क्या है, B1 अगर बात करें तो B1 के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हमें फिट करना पड़ेगा, उसकी भी बात आगे करेंगे। इसके बाद अगर आप टेक्नीशियन 3 के लिए जाना चाहते हो तो आगे अभी पैराग्राफ ए गिवन है और ये साफ साफ लिखा हुआ है पैराग्राफ ए, देख लीजिएगा। उम्र सीमा की अगर बात करें दोस्तों तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो उम्र है वो 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए, टेक्नीशियन 1 सिग्नल पोस्ट के लिए, और 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसके लिए। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लेवल 5 की टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसीज है वो 1092 है, और ग्रेड 3 टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है लेवल 2 के अंदर ये 8052 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ग्रेड 3 वाली जो है वो ज्यादा रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रेलवे ने यहाँ पे पब्लिश की है वो 9144 के बराबर है। और यहाँ पे देखो बार बार लिखा हुआ है कि आरआरबी वार और रेलवे जोन वार रिक्तियों का विस्तृत विवरण जो है वो आगे चल के अभी पैराग्राफ बी आपको मिलेगा, वहां पे दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट भी शामिल है, ये बात भी इन्होंने यहां पे बता रखा है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म दोस्तों इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि फॉर्म जो है वो फिल करते समय आप इस नोटिफिकेशन नंबर को देख लीजिएगा कि आप इसी नोटिफिकेशन नंबर के फॉर्म को फिल कर रहे हो या नहीं। इसके अलावा फॉर्म को फिल करते समय ये देख लीजिएगा कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है या नहीं है। एक चीज और देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो और उसके अंतिम परिणाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उम्मीदवार को आवेदन करने के वो पात्र नहीं है। ये बात इन्होंने साफ साफ बता रखा है। जैसे मान लो मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया बट मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है और मैं सोचूं कि मैं इस फॉर्म को फिल कर दूंगा, तो मैं इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता हूं। अपेयरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, अपेयरिंग वालों को फॉर्म फिल नहीं करना है। ये बात इन्होंने साफ साफ बता रखी है। आगे चलेंगे दोस्तों, अब फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एज इन्होंने बता रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 है।
इसके अलावा एक बार जिस भी आरआरबी का आप सिलेक्शन कर लोगे उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसके अलावा जब फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको वहीं पे अपना एक खाता बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा और फॉर्म में पूरा विवरण आपको भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। बेसिक जो प्राइमरी चीजें हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। खाता बनाने के बाद किसी भी चरण में कोई भी संशोधन नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 18 अप्रैल 2024 के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा। इन्होंने पहले ही आपको करेक्शन डेट जब बता रखी है तो एक बार अगर वो करेक्शन डेट आपकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर दोबारा इस उम्मीद में मत रहिएगा कि वो डेट खत्म हो जाने के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा फॉर्म को करेक्ट करने का। इसके अलावा इन्होंने देखो क्या बता रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो उस पर्टिकुलर आरआरबी के लिए जितनी भी रिक्तियां हैं उसके 1:1 की दर से की जाएंगी, यानी कि एक सीट पे 2 बच्चे बुलाए जाएंगे, एक सीट पे 2 बच्चे बुलाए जाएंगे और उनका सिलेक्शन 2 में से किसी एक का होगा। इसके बाद दोस्तों यहां पे साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि डीवी के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो एक कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे वेबसाइट के माध्यम से, सारी चीजें आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग के लिए उन्होंने बता रखा है कि जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। एग्जाम हॉल में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेनड्राइव ये सब नहीं ले जाओगे, ये बात तो कॉमन है जो सभी को पता है। अब दोस्तों आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन पे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पोस्टिंग की अगर बात करें तो आमतौर पर एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा। उसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा उसका नहीं होगा। यानी कि एक बार जिस जोन में हो गए तो ये रेलवे दावा नहीं करता कि आप अपने घर पहुंच जाओगे, कभी पहुंच भी सकते हो, नहीं भी पहुंच सकते हो, कोई दावा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब एक नवनियुक्त उम्मीदवार 5 से 10 वर्ष की सेवा जब तक पूरी नहीं कर लेता तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। 5 से 10 साल जब नौकरी कर लोगे उसके बाद ही आपका जो ट्रांसफर है वो किसी अदर जोन में किया जा सकता है, उसके पहले कोई भी एप्लीकेशन दोगे मान्य नहीं होगा। निःशुल्क ट्रेन सुविधा क्या है? एससी और एसटी उम्मीदवार जो है इनके लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास जो है वो बनता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो इसके अलावा इन्होंने और कहीं नहीं बता रखा है कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए किसी भी तरीके का रेलवे पास का कोई महत्व है। आप रेलवे में नौकरी करने के बाद भी ट्रेवल करोगे तो भैया टिकट खरीदना पड़ेगा। आगे चलिए, आगे दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। कभी अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो तो rrbhelp@csc.gov.in पे आप मेल कर सकते हो या फिर 9592001188 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर लास्ट डेट के अंदर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल आरआरबी नहीं होगा, इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। अब ये है दोस्तों मेडिकल फिटनेस के मानक। आपके सामने मेडिकल फिटनेस के मानक ओपन है कि रेलवे के फिटनेस मेडिकल जो है इसमें ये किस मानक के अंदर क्या क्या चीजें रखते हैं। सबसे पहले जो आपका ग्रेड A3 है, ग्रेड A3 है, A3 ग्रेड के अंदर क्या कहा गया है, अगर आप शारीरिक रूप से हर तरीके से फिट हो तो आपको A3 ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें 2 दृष्टि चश्मे के साथ या उसके बिना भी 6/9 होनी चाहिए। लेंस की शक्ति 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि भी इन्होंने बता रखा है 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के होनी चाहिए। कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन, मेसोफिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा तो आपको ग्रेड A3 दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं ग्रेड B1 की तो ग्रेड B1 में भी आपको शारीरिक रूप से हर तरीके से फिट होना पड़ेगा और इसके अंदर भी 2 दृष्टि है और निकट दृष्टि है। बाकी ये सारे टेस्ट आपको पास करना होगा। बस फर्क ये है, यहां देखो, यहां आपका 2 दृष्टि 6/9 है, यहां 6/12 किया गया है। इसके बाद दोस्तों ग्रेड आपका तीसरा है B2। यहां पे भी आपको शारीरिक रूप से हर तरीके से फिट होना पड़ेगा, हाथ पैर सब कुछ सही सलामत हो। जब बात आती है नजर की तो 2 दृष्टि चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 या 6/12, लेंस की क्षमता 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और निकट दृष्टि 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो और दूरबीन दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा।
ये अलग अलग इन्होंने मानक बना रखे हैं। किस मानक के अंदर देखने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और फिजिकली आप कितना फिट हो, ये बात इन्होंने यहां पे बता रखी है, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। अब आगे चलिए, इसका बेनिफिट ये है, जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली पोस्ट नहीं है जिसमें 1092 वैकेंसी है, उसमें बताया था ना इसने कि B1 ग्रेड होना चाहिए। तो आप ये देख लो, अगर आपके अंदर इसमें से कोई कमी है तो बस जान लेना कि अभी आप क्या हो, इस मेडिकल के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। आगे चलिए दोस्तों, अगली बात करेंगे तो नागरिकता तो आपको पता ही है कि भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर नेपाल के, या फिर भूटान के, या तिब्बती, जो भारत में शरणार्थिक रूप में अस्थायी रूप से 1962 के पहले भारत आए थे। ये चीजें आपको पता है। आयु सीमा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब आइए दोस्तों, और यहां बात करते हैं कि आयु में छूट कितनी है। तो आपको बता दूं, SC/ST उम्मीदवार जो है उनको आयु में 5 साल की अधिकतम छूट है। OBC नॉन क्रीमिलेयर वालों को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन 3 वर्ष आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद और 6 वर्ष आयु की सेवा की अवधि घटाने के बाद। ये एक्स सर्विसमैन UR और EWS है, ये OBC है। 8 वर्ष है किसका, एक्स सर्विसमैन का, 10 साल है PWD का। ये बात इन्होंने यहां पे बता रखी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप आगे चलो तो ये तो आपका एज रिलैक्सेशन है, जो मेन बंदे थे उनको मैंने बता दिया है। दोस्तों जन्मतिथि में बड़ा लोचा होता है, सबको कंफ्यूजन है कि सर हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, हमारी इतनी है। तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए जा रहे हो जिसमें 18 से 36 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप 2/7/1988 से 2/7/1985, और ये बात इन्होंने बता रखा है 2/7/1983, सबके लिए अलग अलग बता रखा है, इससे पहले ना पैदा हुए हो। 2/7/1988 के बाद, 2/7/1985 के बाद, 2/7/1983 के बाद आप पैदा होने चाहिए। सेम चीज टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहां पे भी इन्होंने आपको आयु सीमा बता रखी है कि इतनी इतनी आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। और यहां पे इन्होंने बता रखा है जन्मतिथि की निचली सीमा 1/7/2006 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। ये बात इन्होंने यहां पे जस्टिफाई कर रखी है, क्लैरिफाई कर रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखो प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए कह रहा अंगलग्न ए देखें और देख लेते हैं। यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझना, ये बात फिर से इन्होंने बता रखा है, जो एपियरिंग वाले हैं वो यहां पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आगे अभी आपको मिलेगा, उसमें मैं आपको बताता हूं। फॉर्म फिल्स की अगर बात करें तो फॉर्म फिल्स दोस्तों जितने भी जनरल, OBC ये सारे कैंडिडेट हैं, इन सब के लिए EWS वाले 500 रुपए फीस रखी गई है। और अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो 500 रुपए पड़ेगा। फिर जब आप CBT 1 पे क्या करोगे, प्रेजेंट हो जाओगे, पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो पास करो या ना पास करो, खाली एग्जाम दे आओ, तो आपके खाते में बाद में 400 रुपए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से जो आपके SC/ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक है, आपको 250 रुपए के शुल्क का भुगतान करना है। और आप जब उपस्थिति दिखा देंगे अपने एग्जाम हॉल में तो पूरा 250 रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा। बड़ी नाइंसाफी है भाई, यहां 100 रुपए काट लिया है, यहां देखो पूरा वापस कर रहा है। ये जनरल, OBC, EWS वाले क्या बड़े अमीर होते हैं क्या? या रेलवे वालों थोड़ा सा सोचो इस बारे में। हाँ, मतलब यहां 500 लेके 400 वापस करोगे और यहां 250 लेके पूरा 250 वापस कर दोगे। गजब नाइंसाफी है। आगे चलिए, नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कहे लाओ अपना पेमेंट दे दो, हम तुम्हारा कागजी में भर के जमा कर देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा पेमेंट का कोई भी मोड नहीं है। फॉर्म फिल करना और फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपका जो पेमेंट है, सारी चीजें ऑनलाइन ही रखी गई हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है, ऑफलाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन सी चीजें हैं, EWS में क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, PWD में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये चीजें आपको पता है और ना पता हो तो ये चीजें देख लीजिएगा। अच्छा चलो आओ, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी एक आंख काम करती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो दृश्य विकलांगता की डिग्री है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, अगर वो 40% से कम है तो लेखक स्क्राइब की नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होंगे। स्क्राइब का मतलब समझते हो, एक आपको बंदा मिल जाएगा जो एग्जाम हॉल में आपकी सहायता करेगा, आप उसको आंसर बताते जाओगे, वो आंसर टिक करते जाएगा। मदद करने वाला एक बंदा जो है उसको कहते हैं स्क्राइब। तो अगर आपकी मेडिकल डिग्री
40% से नीचे की बनी है तो आप भैया इस ट्राइब के लिए क्या है, पात्र नहीं होंगे। मिनिमम 40% से ऊपर की आपकी जो डिग्री है वो बनी होनी चाहिए। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहां पे दोस्तों आपके टोटल 3 स्टेप है मेन, जिसमें से पहला स्टेप है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, ये आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। नॉर्मलाइजेशन बड़ा तगड़ा होता है यहां पे। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और यहां पे जितने भी आपके परीक्षा संस्थान हैं, मतलब जो परीक्षा स्थान है, ये सारी चीजें आपको समय समय पर वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएंगी। किसी भी शिफ्ट को अगर स्थगित किया जाएगा या किसी भी शिफ्ट में कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में भी ये बताएंगे। बाकी किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान या शिफ्ट में बदलाव का अगर आप अनुरोध कर रहे हो तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, सीबीटी टेस्ट होगा। और वेतन स्तर 5 पोस्ट यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम इन्होंने बता रखा है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें दोस्तों आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके 40% नंबर होने ही चाहिए। ओबीसी से हैं तो मिनिमम 30% नंबर होने ही चाहिए। एससी वालों के मिनिमम 30% और एसटी वालों के 25%, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। और दोस्तों अगर इससे कम नंबर आप लेके आते हो तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, फिर कोई मतलब नहीं है। आगे चलिए, जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा ना दोस्तों, वो होगा बहुविकल्पीय। अरे रुको, चलो आओ, ये बात इन्होंने हमको बता रखी है कि प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है, बता रखा है। सामान्य जागरूकता की बात करोगे, जनरल अवेयरनेस, तो जो भी वर्तमान मामले चल रहे हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर हमारा क्या है इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा स्वतंत्रता में कितना संघर्ष हुआ, भारतीय राजनीति क्या है, इंडियन पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण, इसके अलावा दोस्तों खेल, सामान्य वैज्ञानिक, तकनीकी विकास, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सेक्शन पता है, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका करंट अफेयर्स वाला है। जाके वीर सर की क्लासेस को डेली करना स्टार्ट कर दो, ये सेक्शन आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, सामान्य बुद्धि और तर्क, तो यहाँ पे रीजनिंग में इन्होंने बता रखा है उपमाएं, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिलेशन जिसको आप ब्लड रिलेशन कहते हो, सिलॉजिज्म हो गया, जंबलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और आपके लॉजिकल रीजनिंग हो गई, क्लासिफिकेशन समानताएं, एनालॉजी हो गई, और स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया। इसके अलावा ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। पूरा का पूरा सिलेबस आपका रीजनिंग का इन्होंने बता रखा है और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में आपको रीजनिंग वाली मैम भी बता देंगी। आगे चलिए, जब बात आते हो दोस्तों आप कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस ऑफिस, ये अलग अलग आपकी कंप्यूटर की चीजें हैं जिनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे दोस्तों तो नंबर सिस्टम, ये सारा का सारा बाउडमॉस, क्वाड्रेटिक और पाइथागोरस थ्योरम, परसेंटेज, पूरा का पूरा जो मैथ का सिलेबस है आपका वो यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। और जो सिलेबस आपके एसएससी का है सेम सिलेबस आपके यहाँ भी वो सारी चीजें रखी गई हैं। ज्यामिति मिलेगी, त्रिकोणमिति मिलेगी, हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगी, इसके अलावा वेन डायग्राम मिलेगा, सेट मिलेगा, सबसेट मिलेगा, अनंत सेट मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, क्योंकि आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो भैया थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सारी चीजों का, खासकर फिजिक्स का। फिजिक्स में देखो चुंबकत्व, बिजली, तापमान, फैराडे का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज, तीव्रता, विद्युत क्षमता, ये पूरा का पूरा फिजिक्स वाला सिलेबस है जितना आपको दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस आपको आंखों के सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। ये बात पूरी की पूरी किसकी है? फिजिक्स की। तो भाई फिजिक्स का भी ठीक ठाक नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 में से कहां से तकरीबन कितने प्रश्न आएंगे इन्होंने बता रखा है। रीजनिंग से तकरीबन आएंगे 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से आएंगे 20 क्वेश्चन, अंकशास्त्र मैथ से आएंगे 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, 35 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे।
टोटल है 100 क्वेश्चन और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बता रखी है कि कहां से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, अवधि आपकी 90 मिनट की होगी। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 30 मिनट की एक्स्ट्रा टाइमिंग दी जा रही है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जा रहे हो, यहां पे सेम बिल्कुल वैसे ही 90 मिनट की समय सीमा है और 100 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे। 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। यहां पे अगर आप चलो तो यहां पे दोस्तों जो सिलेबस इन्होंने दिया है गणित में संख्या पद्धति, बॉड मास, डेसिमल सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सारी चीजें यहां पे इन्होंने रखी हैं। ये आपका जो लास्ट वाली पोस्ट थी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली, उससे सिलेबस थोड़ा सा डिफर है। वहां पे ज्यादा चीजें हैं, यहां पे इतनी ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी। रीजनिंग में भी दोस्तों यहां पे वही सारी चीजें हैं जो वहां थी, रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम है। और इसके अलावा बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग है, यहां पे भी फिजिक्स, लेकिन यहां की फिजिक्स में उतनी सारी बातें नहीं करनी है जितनी बातें आप वहां कर रहे थे। इसका सिलेबस यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली जो वैकेंसी है, इसका सिलेबस टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली जो पोस्ट है उससे थोड़ा सा कम है। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है। टॉपिक सिमिलर है बट वहां ज्यादा पढ़ना है, यहां कम पढ़ना है। यहां से अगर दोस्तों बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर 1 क्वेश्चन, ये भी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की, और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि आखिर हमें कौन कौन सी चीजें यहां पे डिस्कस करनी है। सो आई होप इतनी बात में कोई समस्या नहीं हुई होगी। 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, ओके सर। चलो जी आगे चलते हैं। अब इसकी जब आगे बात करेंगे दोस्तों, तो डीवी में तो आपको पता ही है कि सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है उसमें आपको पास होना जरूरी है। अगर यहां पे आप फेल होते हो तो भाई साहब फिर दिक्कत होने वाली है। आवेदन ऑनलाइन करना है, इसमें मैं बार बार कह रहा हूं किसी भी ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, आवेदन आपका ऑनलाइन ही होगा। अब दोस्तों ये इतने आपके टोटल आरआरबी के बोर्ड हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप चाहो तो आरआरबी अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, जिस भी बोर्ड से आप चाहो उस बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। सबकी वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, सबकी वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे। संशोधन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो 250 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप संशोधन करना चाहते हो, आपने फॉर्म फिल किया और आपको लगता है कि नहीं हमारे फॉर्म में गलती हो गई है, तो पूरे 250 रुपए आपको देना पड़ेगा और 250 रुपए देकर आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हो। वो भी मैंने शुरुआत में बता रखा है कि क्या संशोधित हो सकता है और क्या संशोधित नहीं हो सकता है। आगे चलिए दोस्तों और देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ आगे चलो, ये इन्होंने बता रखा है भर्ती प्रक्रिया के चरण, श्रेणी में छूट, रेलवे जोन, कौन कौन से आपके रेलवे के बोर्ड हैं, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सामान्य के बाद कौन कौन सी यहाँ पे चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, चलो आओ अब आगे चलो। यहां से आइए दोस्तों, और ये है शैक्षिक योग्यता। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए जा रहे हो, मानक चिकित्सा आपकी B1 होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले जो विकलांग हैं उनके लिए ये चीजें बताई गई हैं। इसमें कहा यह है इन्होंने कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेशन में BSc या भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी धाराओं में किसी भी उद्धारक के संयोजन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ये काम कर रखा हो। ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों, आपने या तो BSc कर रखा हो और या फिर आपने BTech कर रखा हो या आपने BE कर रखा हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है इनके लिए भी अब देखो इन्होंने सारी न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं बता रखी हैं।
तो पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने पोस्ट वाइज, क्योंकि बहुत सारी है ना भाई, अभी आप क्या ना टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में आओगे तो यहाँ पे फिटर की वैकेंसी आएगी, ब्रिज वाले अलग होंगे, प्लम्बर अलग होंगे, तो सबकी अपने अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी दी हुई है। अब ये थोड़ा बहुत काम आप भी तो करो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप किस पोस्ट के लिए जाने वाले हो। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहां मिल जाएगा। ये सारी पोस्ट दी हुई है और किस पोस्ट के आगे लिखा हुआ है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारा कुछ आगे मेंशन है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि डाउटफुल हो, साफ साफ लिखा हुआ है कहां मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, कहां 10+2 होना चाहिए, सब इन्होंने यहां पे बता रखा है। और फिर इन्होंने दिया है नंबर ऑफ वैकेंसीज का डेटा कि किस डिपार्टमेंट में, किस आरआरबी में टोटल कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए, इतना उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपके लिए, इतनी बात जो मैंने बताई मजा आई होगी आपको, काफी जानकारी मैंने दी। और भी इस मुद्दे पे हम गहन गहन जो जानकारियां हैं वो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।